हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए आज से फिर कंटिन्यू वीडियो अपलोड होंगे। तो आप लोग पढ़ाई का सिलसिला फिर से जारी रखिए, ठीक है ना। तो आज हम क्लास 10th विज्ञान का पार्ट 3 लेकर आए हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पर आधारित। तो आज प्रकाश के परावर्तन के सारे डेफिनीशन हो गए, सारी थ्योरी हो गई और डेरिवेशन भी मैंने बता दिया और उसके न्यूमेरिकल से भी बता दिया। अब टॉपिक अगला है, तो अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में अपवर्तन से रिलेटेड को जो है थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका जो है जिक्र करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला। तो क्या लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। कहने का अर्थ है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण क्या होता है, किसके कारण इसका अपवर्तन होता है। तो कारण यह है कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, ठीक है ना। भिन्न भिन्न माध्यम, माध्यम का मतलब भाई माध्यम तो समझ रहे हैं ना, माध्यम क्या होती है, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, डायमंड हो गया, है ना। ये सभी क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। तो इन माध्यमों में क्या होती है, प्रकाश की चाल बदलती रहती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। इसी तरह कांच में इसकी कुछ और होती है, जल में कुछ और होती है। तो कहाँ पर क्या होती है ये हम न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण होता है भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। इसी घटना के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए मैंने फिगर ड्रा किया है और इस फिगर में देखिए दो स्थितियां दी हैं और इस पे आधारित एक क्वेश्चंस बना दी जाती है। तो ये देखिए, ये है प्रकाश की किरण जिसका नाम दे देते हैं O और इसका नाम दे देते हैं P, ठीक है ना। तो OA आपकी एक आपतित किरण है। तो ऊपर का माध्यम जो है वो क्या है, वायु है, एयर, और नीचे का माध्यम जो है हमने मान लिया वो क्या है, ग्लास है, ठीक। तो दो माध्यम हो गए, एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना। तो जब ये प्रकाश की किरण वायु से, ठीक है, किस में आती, कांच में, तो इसको देखो ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा करके क्या हो गई, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी इस डायरेक्शन में आ गई है। तो यही होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी वायु से कांच में जाती तो अपने मार्ग से क्या होती, विचलित हो जाती। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट है वो ध्यान रखना। जैसे यहाँ मैंने दो माध्यम बनाया, एक तो आपका हो गया जैसे वायु, वायु होती है आपकी विरल माध्यम, ठीक है ना। वायु क्या होती है, विरल माध्यम, और कांच क्या होती है, सघन माध्यम। तो कहने का मतलब ये होता है, इसमें प्रश्न ये पूछेगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो जो है अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो याद रख लो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, ऊपर ग्लास है, ठीक है ना, और नीचे क्या हो गया, वायु हो गया। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ देखो अभिलंब से दूर हट रही और यहाँ देखो अभिलंब की ओर झुक रही। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है, ठीक। चलते हैं अगले कंडीशन से। तो अगले जो है उस पे है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपतित किरण क्या होती है, तो याद रख लो, वायु से चलने वाले प्रकाश की किरण को आपतित, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा मिस हो गया, तो आपतित यहाँ क्या होगा, आपतित किरण कहते हैं। अगर हम चित्र में देखें कि आपतित किरण हमारी कौन सी है, तो आपतित किरण ये देखिए ये हो गई, यहाँ पे ये नाम दिया मैंने ओ ए। तो ये ओ ए आपकी जो है ये क्या है,
आपतित किरण है, ठीक है ना। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तो ओ ए कौन सी है? आपतित किरण। तो चित्र में ओ ए जो है वो क्या हो गई आपकी? आपतित किरण। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा है अपवर्तित किरण, जिसे हम कहते हैं। तो अपवर्तित किरण क्या होती है? दूसरे माध्यम अथवा कांच में चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अगर हम चित्र में देखें तो ये देखिए, चित्र में ये आपकी हो गई ए पी, ये हो गई यहाँ पे ए पी, और यहाँ भी वही नाम रखा है तो ए पी। तो ये हो गई आपकी क्या? अपवर्तित किरण। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, ठीक। फिर अगला होता है आपतन बिंदु, ठीक। तो पृथककारी का मतलब हो गया जो माध्यमों को अलग अलग करती है। जैसे ये वाली आपकी M1 और M2 है, ये आपकी क्या है? पृथककारी पृष्ठ है, ठीक। तो ये माध्यम को अलग अलग करती है। तो पृथककारी पृष्ठ यानी कि M1 और M2 है। कौन है? M1 और M2, ये जो है आपकी क्या है? पृथककारी पृष्ठ है। तो पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आपतन बिंदु यानी कि ये वाली जो पॉइंट है इसे ही हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके कौन से पॉइंट कहलाएंगे? आपतन बिंदु। फिर अगला है अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो अभिलंब आपतन आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा होती है, ठीक है ना। तो लंबवत रेखा यानी हम इसकी बात कर रहे हैं एम और एन की। ये देखो दोनों पृष्ठ दिए ना, तो एम और एन आपकी जो है ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? एम एन जो होती है हमारी क्या होती? अभिलंब होती है। तो ये कुछ इसके होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, अगला जो है इसी स्लाइड में समझा देते हैं। ये जो आपका दिया गया है, ठीक, ये वाला एंगल जो होता है आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है ना। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है वो अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? आर से प्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम आपतन कोण और इसे हम अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड का कंडीशन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? नियम जरूर पूछता है, तो ध्यान रखना। पहला नियम जो होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तित होगा। अपवर्तन का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अपवर्तित होगा। इसको कट कर देना, ये क्या होगा? अपवर्तित, ठीक है ना। अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक। दूसरा होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश, अब प्रकाश की किरण जो होती एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण जिसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? आई से। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आर। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, ठीक, जिसका फार्मूला होता है एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है। और इस नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप प्रकाश के अपवर्तन के 2-3 नियम को ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो यही होता है स्नेल का नियम, ठीक। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में हमने कुछ जो है उदाहरण दिए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, ठीक। तो उदाहरण में जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने क्या लिखा है? शीशे के ग्लास अथवा बीकर में डूबी हुई क्षण का टूटी हुई प्रतीत होना, ठीक है ना। तो जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई ग्लास है, ठीक है ना, कांच का ग्लास होना चाहिए। तो कांच के ग्लास में जब हम कोई पेन या पेंसिल या कोई क्षण रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो टूट गई हो। तो ये किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और इसका कारण ये होता है कि जो प्रकाश होती है वो जल से वायु में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो जब जल से वायु में प्रवेश करती है तो ये किरणें क्या होती हैं? अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जिसके कारण आपकी क्षण जो होती है वो टूटी हुई प्रतीत
होती है, ठीक है ना। फिर अगला लिखा है, जब हम कोई सिक्का पानी से भरे ग्लास में रखते हैं तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। तो तालाब के किनारे कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब स्वच्छ पानी रहता है तो जब आप ऊपर से देखते हो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी जो है ज़मीन ऊपर ही दिखाई देती है, मतलब गहरा कम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि ऐसा संभव नहीं होता। तो इसका भी कारण यही होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। क्योंकि जब आपकी जो तालाब में पानी भरा होता है या ग्लास लिया, चलो हमने यहाँ ग्लास लिया, तो इसका कारण यही होता है कि जब ग्लास में कोई बिंदु स्थित होता है तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है जल से वायु में वायु से जल में प्रवेश करती है, और फिर यह जो है क्या होती है, विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है, और अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण हमें सिक्का उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। फिर इसका तीसरा उदाहरण मैंने दिया है, जैसे कहते हैं ना रात में तारों का टिमटिमाना, ठीक है ना। तो रात में तारों का टिमटिमाने का कारण होता है कि रात में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक भी बदल जाता है, और इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आपके प्रश्न आता है कि भाई चलो तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पर चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ दिखाई देता, तो इसके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है ना, कि चंद्रमा तारों की अपेक्षा आँख पर बड़ा दर्शन कोण मतलब बड़ा कोण बनाता है, और जिसके कारण चंद्रमा आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसका कारण ये होता है कि जो चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होती है, और ज़्यादा निकट होने के कारण इस पर इसका जो एंगल होता है वो बड़ा कोण होता है, जिसके कारण ये आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ये हैं कुछ उदाहरण, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है अपवर्तनांक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अपवर्तनांक क्या होता है, तो कभी कभार पूछा गया। तो अपवर्तनांक क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक यानी कि एन से प्रेजेंट किया जाता है, तो एन इक्वल टू हो गया वायु में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल सी से प्रेजेंट करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो गया। तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, अपवर्तनांक। अब इसमें ये होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होती है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में यही होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है ना। जिसे हम माध्यम, जैसे मान लो एक माध्यम हो गया, जैसे ये हो गया, एक माध्यम आपका है वायु और दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास, ठीक है ना। तो अगर इसका अपवर्तनांक लिखेंगे तो हम इसे ANG से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, ANG इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक माध्यम में प्रकाश की चाल और ये होती है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशंस दिया है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है ना। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, इसके बारे में जान लो। जैसे कोई स्लाइड होता है, तो जब किसी स्लाइड में जब प्रकाश किरण जो है मतलब क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे, तो ये जैसे कांच का स्लाइड ले लिया गया है, ठीक है ना, ऊपर वायु है, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन दूसरे माध्यम में क्या हो, कोई परावर्तक पृष्ठ हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये परावर्तक पृष्ठ है, तो जब परावर्तक पृष्ठ पे आपतित होती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, टकरा के फिर वापस उसी मार्ग से, ये देखो यहाँ पे लिखा है, किसी तल से टकराकर वापस उसी मार्ग का अनुसरण करती। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। कहने का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और दूसरे माध्यम में किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा के फिर से उसी मार्ग का अनुसरण करे, यानी फिर से उसी मार्ग से वापस लौट जाए, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है ना। अब इसके कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, उनके बारे में जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, तो जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष मैंने बताया था ना, इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो ANG इक्वल टू, तो भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली स्थिति में हमारी ये आपका जो है आपतन कोण है I, ठीक है ना, और ये अपवर्तन कोण है R। तो अगर हम वायु के सापेक्ष, ये ऊपर हमारा हो गया क्या, वायु, और ये क्या हो गई, कांच का स्लैब हो गया, तो ग्लास हो गई, ठीक है ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
तो वायु के सापेक्ष कांच का अपोतनांक यानी ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या हो गया, जब प्रकाश की किरण अब यहाँ से इस माध्यम प्रकाश की किरण इस माध्यम से टकरा के जब इस माध्यम से जब इसमें जाएगी, तो अब हमारा जो है इस माध्यम से जो है इसमें जा रही, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपोतनांक। तो ये हो गया कांच के सापेक्ष वायु का अपोतनांक। अब कांच के सापेक्ष वायु का अपोतनांक, तो इसे हम क्या कहेंगे, GNA, तो साइन आर अपॉन साइन आई, और इसे हमने मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की क्या करने, तुलना करने पर, तो तुलना नहीं, यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है ना। तुलना की जगह समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ANG इंटू GNA इजक्वल टू, ये बन जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर इंटू फिर हो जाएगा साइन आर अपान साइन आई। ठीक, तो साइन आर से साइन आर कट जाएगा और साइन आई से साइन आई, तो क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 1। तो ANG इंटू GNA इजक्वल टू 1। अब हमें किसका मान निकालना, GNA, तो ANG इजक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर करोगे तो इधर गुणा में, इधर आएगा किस में हो जाएगा भाग, तो ANG इजक्वल टू किसके हो जाएगा 1 अपान GNA, ठीक है ना। तो इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना। ठीक, चलो देखते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो अगले स्लाइड में मैंने, ठीक है ना, तो इंटर में इस पे आधारित क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि आप लोग याद रख लो। जैसे आपके पास 3 माध्यम हो, वायु हो, जल हो, कांच हो, ठीक है ना, समांतर रूप से समायोजित किया जाए तब ANW इंटू GNA इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1। तो इसको हम इंटर में और अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपसे किसकी वैल्यूज़ पूछ लिया जाए, WNG, ठीक है ना, WNG, तो WNG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस फार्मूला याद रखना, तो WNG इक्वल टू होता है ANG अपान ANW, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपोतनांक की वैल्यू जो होगी, तो इस पे आधारित इंटर में न्यूमेरिकल्स लगते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में है क्रांतिक कोण क्या होती है, ठीक है ना, तो क्रिटिकल एंगल, तो सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान जो है एक समकोण यानी 90 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को काहे से प्रेजेंट किया जाता है, C से। तो आपके यहाँ जो है रिलेशन पूछ लेता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताओ, तो N इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन C। तो इस फार्मूले को याद रखना। ठीक, इसी के आधार पे अगला है पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक, तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन इसको कहते हैं यदि संघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से वापस संघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक, तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को आप जरूर याद रखना, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त जरूर पूछ लेता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, ये लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं। तो शर्त नंबर फर्स्ट ये होती है कि प्रकाश किरण जो होनी चाहिए संघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगी, अन्यथा नहीं। दूसरा है आपतन कोण का मान जो होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपतन कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है, अन्यथा नहीं। ठीक, और वैसे आपके यहाँ तो नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ उदाहरण होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पेपर वेट होता है, पेपर वेट के में जो वायु के बुलबुले होते हैं वो क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। पेपर वेट जो ऑफिसों के वगैरह में रखा होता है, या कंचा होता है, कंचा में देखा होगा। ठीक, या जो खिड़कियां होती कांच की जो है खिड़कियां होती, तो कांच की खिड़कियों में
अगर मान लो कोई दरार होती है तो अगर हम थोड़ा सा तिरछा होकर देखते हैं तो वो हम चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसका भी कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। फिर आपने पढ़ा है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ठीक है ना, तो उसका भी कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगला होता है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, इसका भी कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। हीरे का चमकदार दिखाई देना, तो इसका भी कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। तो ये सारे उदाहरण जो होते हैं ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही आधारित हैं। ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, बस पूर्ण अपवर्तन में बस इतना ही आपको पढ़ना है। कल के टॉपिक में हम लोग जो है कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और फिर हम आ जाएंगे लेंस पे आधारित, ठीक है ना। तो अगले चैप्टर में लेंस के कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक। तो लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस की प्रथम फोकस क्या होती है, द्वितीय फोकस क्या होती है, किरण लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक। और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो रही है समझने में, क्लियरिटी में या कुछ और, तो इसमें आप कमेंट ज़रूर करके बताइए ताकि उसको आगे सुधारा जा सके। ठीक। तो अच्छे से पढ़िए और एक एक टॉपिक क्लियर करिए। ठीक। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, इसीलिए मैं पूरा टाइप करके जो है अच्छे से नोट्स बना के जो है वो कहता हूँ, ताकि आप यहाँ से ही नोट्स बना लो, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय।